हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करते रहें। देखिए, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए और जो लोग इसे देखना चाहते हैं, जो लोग ये कंटेंट चाहते हैं, उनके लिए लाभदायक होगा। तो मेरी आपसे बस इतनी ही एक विनती है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि लोगों तक इसकी पहुंच बने और वो इस कंटेंट का लाभ उठा सकें। कल हमने जिस विषय पर चर्चा की थी वीडियो के माध्यम से, उसमें हमने गुप्त साम्राज्य की जो व्यवस्था थी भारत में, जो फैली हुई उनकी साम्राज्य की व्यवस्थाएं थी, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था थी और उसके साथ साथ उनका क्या धर्म था, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं में उन्होंने कर लगाए थे, इन पर हमने कला और संस्कृति तक पर हमने कल चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे गुप्तकालीन मूर्तिकला, चित्रकला और उसके साथ साथ गुप्तकालीन साहित्य पर, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हम गुप्तकालीन साहित्य पर चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ मूर्तिकला और चित्रकला पर चर्चा करेंगे। मूर्तिकला आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। एक इतना बड़ा साम्राज्य और उसका साहित्य, कहते हैं कि गुप्त काल में साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ, साहित्य का विकास चरमोत्कर्ष से हुआ। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ संस्कृत भाषा की उन्नति को बल मिला, कि संस्कृत भाषा को यहाँ बल दिया गया। वैसे तो पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को कई जो साम्राज्य हुए उन्होंने बल दिया, परंतु यहाँ संस्कृत भाषा, कौन सी हमारी संस्कृत भाषा को बल दिया गया और उसका विकास हुआ, ऐसा हमें पता चलता है। और उसके साथ साथ राजभाषा के पद पर संस्कृत भाषा को रखा गया। तो जो ये चीज याद रखिएगा, राजभाषा कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा इनकी राजभाषा थी। गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा और बोलते थे और उसके प्रेमी बताए जाते थे, जैसा कि हमें पता चलता है। तो इनके जो शासन काल में जो शासक हुए, जिन्होंने अपने शासन काल में कई सारे कवियों को आश्रय दिया या कई सारे जो ज्ञानी लोग थे जिन्हें विद्वानों को आश्रय दिया, उन्होंने किस प्रकार की पुस्तकों की रचना की, उन पर हम यहाँ साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो कालिदास, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे और इन्होंने जो रचना की, इन्होंने विक्रमोर वंशियम लिखी, ऋतु संहारम लिखी, कुमार संभवम लिखी, मेघदूतम लिखी, रघुवंशम लिखी, इसके साथ साथ मालविकाग्नि मित्रम लिखी और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो ये सभी पुस्तकों के नाम आपको एज इट इज ऐसे ही याद करने पड़ेंगे और यहाँ से आपके लिए 1 नंबर का प्रश्न तो जरूर बनेगा, 1 नंबर तो आपको पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि पुस्तकों के नाम अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो आपको याद रखना है। और कालिदास, जिनको शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, तो इनकी पुस्तकों की जो नाम है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन्हें याद रखिएगा, विक्रमोर्वंशियम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मैंने भी इनमें से कई किताबें कालिदास की पढ़ी हैं और बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट श्रेणी की किताबें हैं। आप इनको अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो कवि, जिसे जो कालिदास कहना चाहते हैं, जो स्पष्ट वर्णन किया है, वो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो विशाख दत्त भी थे। तो इन्होंने रचना की थी मुद्रा राक्षस की और देवी चंद्रगुप्तम की। किसकी? मुद्रा राक्षस की रचना की थी और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। दंडिन ने लिखा है काव्य दर्शन और दशकुमार चरितम। मैंने दशकुमार चरितम भी पढ़ी है। तो दंडिन ने लिखा है काव्य दर्शन और इसके साथ साथ दशकुमार चरितम। वराह मिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में हुए और उन्हीं के विद्वानों में से एक थे जिन्होंने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बार बार एग्जाम्स में इनके नाम पूछे गए हैं। तो आप याद रखिए, ताकि आप अगर एग्जाम्स में फिर से इन्हें पूछा जाए तो आप तुरंत उसका उत्तर बिना कुछ सोचे समझे आसानी से दे सके। ब्रह्मगुप्त ने लिखा ब्रह्म सिद्धांत, गणित की पुस्तक थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और इसके साथ साथ सूर्य सिद्धांत, 2 पुस्तकें लिखी, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। भास की बात करें तो भास ने स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्ता और उरुभंग,
इन 3 पुस्तकों की रचना भास ने की थी। स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्ता और उरुभंग, इन पुस्तकों की रचना की गई थी। इसके साथ साथ कुछ अन्य पुस्तकें भी थीं जो इन्हीं के शासनकाल में लिखी गई, गुप्त साम्राज्य में लिखी गई, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मृक्षकटिकम के जो लेखक है वो शूद्रक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी। पंचतंत्र छोटी छोटी कहानियों का वर्णन है। पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। नीतिसार पुस्तक की रचना कामंदक ने की थी। किरातार्जुनियम, इसकी रचना भी भारवी ने की थी। ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है, ये भी मैंने पढ़ी है। तो किरातार्जुनियम जिसकी रचना भारवी ने की थी। न्यायावतार सिद्धसेन, न्यायावतार की रचना सिद्धसेन के द्वारा की गई थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। इसके साथ साथ दश कुमार चरितम, दंडी की पुस्तक है दश कुमार चरितम। वासव दत्ता पुस्तक है सुबंधु की। अमरकोश अमर सिंह की पुस्तक है अमर सिंह, जो किनके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इसके अलावा प्राकृत प्रकाश की वररुचि ने रचना की थी। और प्राकृत लक्षण पुस्तक किसकी है? तो चंड की ये पुस्तक बताई जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि इसका साहित्य और किस प्रकार का था, कैसे कैसे वर्णन मिलता है हमें, वो सब भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ ये जरूर देखेंगे कि क्या क्या तथ्य यहाँ पर इतिहासकारों के द्वारा वर्णित किए गए हैं। तो कहते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ। कहते हैं यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, फलित ज्योतिष से संबंधित कई सारी पुस्तकों की रचना की गई। और उनसे संबंधित विद्वान यहाँ के जो शासक थे उनके दरबार में रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पर अंक गणित, ज्योतिष और रसायन, इन विषयों का विकास बहुत ज्यादा हुआ। अंक गणित का, ज्योतिष का और रसायन का। गणित पर आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र में अपनी पुस्तक लिखी थी। जो आर्यभट्टीय जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, वो पुस्तक की रचना आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र में की थी। और आर्यभट्ट जो कि सर्वविदित है कि 0 किसने दिया? भारत ने दिया। और दशमलव किसने दिया? भारत ने दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां के लोगों ने जो सिद्धांत दिए हैं उन्हें बाद में लोगों ने फॉलो करके अपना नाम लगा दिया। जबकि अगर हमारे प्राचीन इतिहास के साहित्य उठाकर देखिए तो ज्योतिष की बात करो, ज्यामिति की बात करो, किसी भी विषय की बात करो, यहाँ विद्वान पहले ही वो सिद्धांत दे चुके थे। तो आर्यभट्ट जिनको कि दशमलव और शून्य के ज्ञाता माना जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले ये बात कही थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने ही सबसे पहले की कही थी। परंतु जब हम ज्योग्राफी पढ़ने बैठेंगे ना तो वहां यही नाम किसी और का आता है, क्योंकि इतिहासकार भारत में जो प्राचीन साहित्य है वो इतना पुराना है और उसकी संस्कृति तो उससे भी ज्यादा। तो ऐसी प्राचीन संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति है और हमें उसकी सदैव रक्षा करनी चाहिए और उसको सदैव पूजनीय दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो आर्यभट्ट ने दशमलव और शून्य दिया। इसके साथ साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दिया। ब्रह्मगुप्त ये एक गणितज्ञ थे और इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। गणितज्ञ, वो भी उस जमाने में, सोचिए कि गणितज्ञ थे, ब्रह्म सिद्धांत की इन्होंने रचना की। वराहमिहिर ये ज्योतिष थे, ज्योतिष शास्त्र इन्होंने लिखा था। और ये ज्योतिष, वही नक्षत्रों का विज्ञान, ये उनसे संबंधित थे। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका है और इसमें इन्होंने 5 कृतियों का विवरण किया है। अब ये 5 कृतियां कौन कौन सी है? पैतामह, रोमक, पॉलिश, वशिष्ठ और सूर्य, ये 5 कृतियां यही बताई जाती हैं। तो कभी बहुत डीप जाने के लिए आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पंच सिद्धांतिका में वो कौन सी 5 कृतियां हैं जो शामिल नहीं है। तो ये आप एक बार दृष्टि में रखिए चीजों को, तथ्यों को, ताकि कोई आपसे मिस ना हो। इसके अलावा होराशत पंचाशिका, इसकी रचना की थी पृथुयशस। ये पृथुयशस ने इसकी रचना की थी और ये वराहमिहिर के पुत्र थे और एक खगोल विज्ञानी थे। आप देखिए, खगोल विज्ञानी मतलब अंतरिक्ष तक पहुंच गए। यहाँ के विद्वान अंतरिक्ष तक पहुंच गए, वो भी बिना किसी स्पेस में। आजकल तो कितने सारे भेजे जाते हैं, रोज तरह तरह के रॉकेट भेजे जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं।
ताकि पता लगा सके। और यहाँ पर इन्होंने बैठे बैठे कई कई सारे तथ्यों को, जो कि बिल्कुल सही थे, उनको पता लगा लिया। तो ये खगोल विज्ञानी थे, ऐसा हमें पता चलता है। अब हम जिस महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मूर्तिकला। गुप्तकालीन मूर्तिकला किस प्रकार की थी। कुषाण काल की जो मूर्तिकला थी, गांधार कला शैली, हमने उस पर चर्चा की। उसके साथ साथ मौर्यकालीन जो मूर्तिकला थी, हमने उस पर भी चर्चा की। अब हम अंतर देखेंगे कि गुप्तकालीन जो मूर्तिकला थी उसमें क्या अंतर है उनके मुकाबले। तो देखते हैं कि गुप्त काल में कला का उच्चतम विकास हुआ और गौरव काल, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र बताए जाते हैं। जो ज्यादातर मूर्तियां गुप्तकालीन से संबंधित मिली है वो मथुरा से, सारनाथ से और पाटलिपुत्र से, अर्थात वर्तमान पटना से मिली हैं। इनकी कुछ विशेषताएं थी मूर्तियों की, जो इन्हें बाकी जो साम्राज्य थे, जो बाकी वंश हुए, उनकी मूर्ति कला की शैलियों से अलग करती हैं। और वो क्या थी कि भद्रता व शालीनता पर बल दिया गया। भद्रता और शालीनता का मतलब है मूर्तियों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता था कि उनमें एक शालीनता की दृष्टि दिखाई देती थी, एक ओज दिखाई देता था अलग से। तो वो एक इनमें सबसे बड़ी विशेषता थी। आध्यात्मिकता के भावों की अभिव्यक्ति, कि एक ऐसी मूर्ति का विकास किया जाता था कि जिसे देखकर स्वयं आध्यात्मिकता का भाव प्रकट हो जाए, आध्यात्मिकता के भावों की अभिव्यक्ति की जाती थी। इस प्रकार की मूर्तियों का यहाँ वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ वस्त्रों का प्रयोग सजावट में। अब आप अगर मौर्यकालीन शासन की बात करें तो वहां मूर्तियां किस प्रकार की हमें मिली है, नग्न अवस्था में मिली है, अर्थात उन पर वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है। सजावट के लिए उन पर आभूषणों का तो प्रयोग किया गया है, परंतु उन पर वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया। परंतु यहाँ पर वस्त्रों का प्रयोग सजावट में किया गया है। इससे पता चलता है कि वस्त्रों की जो महत्वपूर्ण, वस्त्र तो हमारे लिए वैसे भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो हमें गुप्त काल में आकर पता चल गई, तो वहां मूर्तियों में उसका प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ प्रभा मंडल सुसज्जित व सुंदर। सबसे फंसाने वाली बात, एग्जामिनर, मैंने खुद कई क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जिनमें ये डाला जाता है कि प्रभा मंडल किस कला शैली का सुसज्जित था या किस कला शैली का प्रभा मंडल सादा था। तो गुप्त कला शैली जो थी उसमें प्रभा मंडल सुसज्जित और सुंदर, अर्थात एक जो जैसे किसी भी मूर्ति, कोई भी ये मूर्ति है, इसके पीछे एक आभा मंडल या प्रभा मंडल होता था। और इस पर कई जगह, जब गांधार कला शैली की बात करेंगे तो यही आभा मंडल सादा होता था, परंतु जब गुप्त कला में प्रवेश किया तो यही प्रभा मंडल, तरह तरह की डिजाइन, छोटी छोटी और बहुत बहुत, अगर आप देखेंगे तो इसके जो डिजाइन है वो बहुत बारीक बनी होती है, तो बहुत बारीकी से इन पर कार्य किया जाता था। ये थी गुप्तकालीन मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं जिन्हें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि गुप्त काल में जो मूर्तियां मिली हैं उनमें 5 जो मूर्तियां हैं जो बुद्ध की मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनकी मुद्रा क्या क्या है, तो एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है ध्यान मुद्रा में। कौन सी? ध्यान मुद्रा में। एक भूमि स्पर्श मुद्रा में, ये सारनाथ में है, भूमि स्पर्श मुद्रा वाली, ये पृथ्वी को छूते हुए महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा है और ये गुप्तकालीन प्रतिमा है। अभय मुद्रा में, वरद मुद्रा में और इसके साथ साथ धर्म चक्र मुद्रा में। इन मुद्राओं को आपको याद रखना है। प्रश्न अगर बहुत महत्वपूर्ण बनाया जाएगा, अगर सीधा सीधा नहीं बनाना चाहता है एग्जामिनर, डीप बनाना चाहता है, तो वो इन तथ्यों को जरूर प्रयोग करेगा। आपको इन्हें याद रखना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं, तो अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में कि किस प्रकार की चित्रकला गुप्त साम्राज्य में फैली हुई थी, जिनका विकास धीरे 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 हमारे सामने आया। और कहते हैं कि इस काल में कला की विभिन्न विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि का सम्यक विकास हुआ। मतलब धीरे धीरे इनका विकास हुआ, एक विकास क्रम में होता है ना, तो क्रमवार इसका विकास हुआ। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसके मंदिर हैं, वो मंदिर जिन पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो तुरंत देखिए। तो बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला की जो उन्नति का काल इसको बताया जाता है अजंता के दरी ग्रहों पर निर्मित भित्ति चित्र,
अजंता की जो गुफाएं पाई गई हैं उनमें दीवारों पर, छतों तक पर जो उसकी छत रहती थी उन पर भी भित्ति चित्र बने हुए, छोटे छोटे आकृति में चित्र बने हुए हैं। अजंता में कहते हैं गुफा को पहले मिट्टी, गोबर, सोपानाश्म मतलब ट्रैप रॉक्स के चूर्ण से पोता जाता था और फिर सफेद प्लास्टर की पतली परत लगाई जाती थी। एक जैसे गुफा की ये दीवार है तो इसको पहले मिट्टी, गोबर और सोपनाश्म से पोता जाता था और फिर उसके बाद एक सफेद प्लास्टर की इस पे परत चढ़ाई जाती थी। फिर सतह को गीला रखा जाता था। समझ रहे हैं आप? सतह को गीला रखा जाता था। अब गीला रखने का कारण ये था कि जो उस पर कला आकृतियां बनाई जा सके। सूखा अगर सूख जाएगा फिर कला आकृतियां कैसे बनेगी? क्योंकि कला आकृतियां तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ना जैसे चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। तो उस तरह की कला आकृतियां बनाने के लिए गीला रखा जाता था उस प्लास्टिक को और गीली सतह पर कला आकृतियां बनाई जाती थी। इसमें रंग प्रयोग होता था, सफेद, लाल, भूरे, हरे और नीले रंगों का यहाँ प्रयोग होता था। सफेद, लाल, भूरे, हरे और नीले। और ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि ये रंग जो है वो हम लोग फारस से आयात करते थे। फारस से रंगों का आयात किया जाता था। इसके साथ साथ हम बात करें चित्रकला की जो विधियां कौन कौन सी थी, कैसी चित्रकारी की जाती थी, तो एक तो थी फ्रेस्को और एक थी टेम्पोरा। फ्रेस्को और टेम्पोरा गीले प्लास्टर पर विशुद्ध रंगों से बनी जो पेंटिंग होती थी, जो गीले प्लास्टर पर विशुद्ध रंगों से बनाई जाती थी, और टेम्पोरा सूखे प्लास्टर पर मिश्रित रंगों से बनाई जाती थी। ये वहां की विधियां थी जिनका प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वात्स्यायन ने कामसूत्र में चित्रकला की जो तुलना की है वो 64 कलाओं से की गई है। कि वात्स्यायन ने कहा है चित्रकला 64 कलाओं के बराबर है, उसकी तुलना 64 कलाओं से की गई है। अजंता की गुफा हमें मिली है, बाघ की गुफाएं हमें मिली हैं जो गुप्तकालीन बताई जाती हैं। और इनकी खोज कब हुई थी? तो 1819 में सर अलेक्जेंडर और 1818 में डेंजरफील्ड ने इनकी खोज की थी, जैसा कि हमें पता चलता है। तो ये एक गुप्त काल का जो संबंधित उससे तथ्य थे वो हमें पता चले। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने गरुड़, धनुर्धारी और व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किए थे। और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो शकों पर विजय के कारण उन्हें शकारी भी कई जगहों पर वर्णित किया गया। और इसके अलावा गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को बताया जाता है। तो इनके शासक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ इनका जो साहित्य है, इनका जो धर्म है, इनकी जो स्थापत्य कला है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो उत्तर है गुप्त काल। तो गुप्त साम्राज्य हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर कालीन शासकों के बारे में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और बने रहिए कल्पना शुक्ला के साथ और उससे भी ज्यादा मेरी स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।